अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और माला का वेट कर रहे होंगे। माला की 40th एपिसोड बहुत लेट हो जाएगी, इस दफ़ा जून-जुलाई में आएगी। तो तब तक आप लोगों ने मैं जो एनालिसिस कर रही हूँ सिर्फ़ ये गुज़ारा करना है। अच्छा, गुज़ारा क्या करना है, आप लोगों का ठीक-ठाक एन्जॉयमेंट हो जाएगी, एंटरटेनमेंट हो जाएगी। क्योंकि जो एनालिसिस है ना, वो मैं बहुत मेहनत के बाद बनाती हूँ और बहुत बारीकी से जाके ना सीआईडी वाले पॉइंट्स उठा के लाती हूँ। मैंने ना पहले 2 एनालिसिस बना ली हुई हैं। पहला एक मैंने एनालिसिस बनाया था पहली 8 किस्तों का, हाँ। तो वो जो एनालिसिस था ना, वो भी उसमें भी जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, मैंने बहुत पहले अगस्त में बता दिया था कि ज़ियाद साइकोपैथ है, ज़ियाद कातिल है, ज़ियाद ने बड़े कत्ल करने हैं और ऐसा ही हुआ। अब आके पता चला माला को और आप सारों को कि ज़ियाद ने तो बड़े कत्ल किए हुए हैं। मुझे बहुत पहले पता चल गया था। बस जी हम अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ी-सी पेशन-गोइयाँ करते हैं और वो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो जाती हैं। एक और मैंने एनालिसिस किया था, उसमें मैंने ना थोड़ी ज़्यादा साइड ले ली थी और मैं बड़ा कह रही थी क्यूट है, उसकी मैं बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रही थी। तो लोग भी कहते हैं हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन अब जो आई है ना किस्त उसमें सारों को ना जब ज़ियाद का असल रंग पता चला तो मुझे बड़े कमेंट्स मिले हैं कि आप तो कह रही थी बड़ा क्यूट है, चो चुईट अब देखें। तो ख़ैर मैं अभी भी कहूँगी ज़ियाद इतना बुरा इंसान नहीं है। ज़ियाद की परवरिश गलत हुई हुई है यार। ज़ियाद अपनी तरफ से कोशिश करता है, वो कुर्बानियाँ दे रहा है माला के लिए, लेकिन उसकी अम्मा, वो उसको क्या सिखा रही हैं, जी जाओ बेटा वहाँ पे जाके कत्ल कराओ, ये लो तस्वीर वहाँ पे जाके उसको भी कत्ल कराओ। ये उसकी अम्मा ने उसे सिखाया है। उसके अब्बा ने उसको क्या सिखाया है कि जी कोई गलती होती है, जो तुम्हें बात पसंद नहीं आती, वहाँ पे तुम जी बेल्ट निकाल के कूटो और फिर उसके बाद उसकी फ़ेवरेट चीज़ ले आओ और उसको दे दो, कहानी खत्म शुद, मंगल बुध, नई फ्रेश स्टार्ट ले लो। ये उसके अब्बा ने उसे सिखाया है कि यूँ चीज़ें भूल-भुलैया हो जाती हैं। तो वो उसकी बचपन में जो परवरिश हुई है, उसके माइंड में जो चीज़ें बिठा दी गई हुई हैं, तो वो वही है ना। अब वो एकदम से बिल्कुल अच्छा कैसे बन के आ सकता है? तो मैं अभी भी ज़ियाद की साइड लूँगी। सारे उसके खिलाफ हो जाएँगे तो फिर अकेला पड़ जाएगा और मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती। माहिर है उसकी दूसरी साइड पे, तो माहिर भी इतना अच्छा नहीं है, एकदम से आप माहिर की साइड ना लें। माहिर के साथ हाँ, उसने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, बहुत से उसने अपनी जो जिन्नों-शिन्नों से मुकाबले किए हैं, अपने आप को ठीक किया है, अपने आप को उस कैद खाने में से, जेल में से, क्या नाम था यार, मेंटल हॉस्पिटल में से निकाला है, तो उसने बहुत काम किया है। लेकिन वो फिर भी एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग का मतलब समझती हैं ना आप लोग कि वो ठीक बंदा नहीं है। ठीक बंदा कैसे नहीं है? उसको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। वो कमिटमेंट नहीं कर सकता। अब देखें, उसको शुरू में सबरीना उसको पसंद करती होगी, उसने उसको मना कर दिया। ज़ारीना उसको इतने अरसे से पसंद कर रही है, उसको भी मना किए जा रहा है। माला उसे खुद पसंद आ गई थी, उसने माला को एक दफ़ा प्रपोज़ नहीं किया। देखें, अब कोई कैसे फिर कहे कि हमें ऐसा बंदा चाहिए? लेडीज़ ऐसे वाले बंदे को आइडियलाइज़ मत करें। ठीक हो गया? क्योंकि वैसे ठीक है, हीरो है, लेकिन एक अच्छा शौहर वो नहीं बन सकता। शायद बन जाए, आगे जाके देखेंगे। अच्छा, ये मैं क्या बहस लेके बैठ गई हूँ। हम लोगों ने आज मेन पॉइंट्स पे बात करनी है। बहुत सारे मैंने पॉइंट्स उठाए हैं। बहुत अरसे से मैं एनालिसिस डिले किए जा रही थी। हालाँकि मैंने कहा था कि जैसे ही 30th एपिसोड आएगी उसको 1-2 दिन बाद एनालिसिस आ जाएगा। ऊका है ना कि निम्र अहमद का थोड़ा असर हम पे भी हो गया है। इतने उनके नॉवल पढ़े हैं तो थोड़ा ज़्यादा डिले हो जाता है मुझसे भी। अच्छा, पॉइंट्स बहुत सारे हैं और पॉइंट्स मैंने कोशिश की है कि अच्छे-अच्छे पॉइंट्स ही हों। बाद में हमें पता चलेगा कि जो हमने खिचड़ी बनाई है, वो कितनी हद तक दुरुस्त है और कितनी हद तक गलत है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सही होगी। जिन पॉइंट्स पे आप मेरे साथ ज़हमत हैं या सहमत हैं, तो आपने मुझे बताना है और जो पॉइंट आपको लगता है मैंने गलत बताया, तो वो भी बताना है। कमेंट सेक्शन अच्छा होता है, वहाँ पे डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं। ठीक है जी। पहले हम लोग पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने इतनी मेहनत की है, इतने दिनों से मैं जो पिछली पूरी एपिसोड्स पढ़े जा रही हूँ, पॉइंट्स निकाल-निकाल के बता रही हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, छोटू-सा लाल बटन है ना, वहाँ पे जाके आपने क्लिक कर देना है। ना आपकी लगेगी मेहनत, ना आपका लगेगा वक़्त और ना आपका लगेगा पैसा, कुछ भी नहीं लगेगा। बस मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी, मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील होगा और अगर मेरा कोई नया नॉवल आएगा या फिर कुछ नई अच्छी वाली वीडियो आएगी तो आपकी होम स्क्रीन पे आ जाएगी यूट्यूब के, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी? तो वो आपने ज़रूर कर देना है। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बल्कि फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा पहला पॉइंट है जी मून फेजेस। मून फेजेस का पहला ज़िक्र हुआ था
जब माहिर यास्मीन के ऑफ़िस में होता है और वहाँ पर उसको पुलिस वाले लेने आ जाते हैं, चंगेज़ उसको लेके जा रहा होता है पुलिस स्टेशन में, तो वो देखता है दीवार पे ये लगा हुआ होता है, मून फेजेस बने हुए होते हैं। बदर से पूरा चाँद, फिर पूरे चाँद से फिर बदर। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया गया है 4 साल पहले का सीन, जब वो मालिक के पास होता है और वो देखता है दीवार पे यही वाला पोस्टर तो नहीं लगा होता है, मतलब होता यही है कि हिलाल है, फिर वो बदर बनता है, फिर बदर से हिलाल बनता है। तो वो वहाँ पर इसको कौन लेने आया हुआ होता है? वहाँ पर साइकियाट्रिक वार्ड वाले लेने आए हुए होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल वाले जो इसको लेकर जाएँगे। तो दोनों में क्या सीन है कि उसको लेके जा ही रहे हैं, तो वो उसको यही देख रहा होता है। अच्छा, और मून फेजेज़ का मतलब क्या है? मून फेजेज़ आप ये कोट पढ़ें आपको समझ आ जाएगी। एंड लाइक द मून वी मस्ट गो थ्रू फेजेज़ ऑफ एम्प्टीनेस टू फील फुल अगेन। देखें जी, चाँद की तरह हमें भी मुकम्मल होना है, तो हम लोगों को ये फ़ेज़ेज़ से होके जाना पड़ेगा, एकदम से हम मुकम्मल नहीं हो सकते। तो पहले भी जब इसको लेके जा रहे होते हैं, तो मतलब वो उसका बहुत लो पॉइंट होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो कंप्लीट हो जाता है, अपना इलाज करता है या अपने आप को उस पॉइंट से निकालता है। तो वो उसके माइंड में चल रहा होता है उन चाँद को देख के, और अभी भी जब इसको पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं, तो इसने अपने आप को उन फ़ेज़ेज़ से गुज़ार के और फिर से सुरख़रू होके निकलना है। तो बस यही पॉइंट था, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी। हमारा अगला पॉइंट है माही नोज़। हाँ जी, माही को सब पता है और उसको क्या पता है वो उसको खुद भी नहीं पता। माहिर को भी ये पता है कि माही को पता है, क्योंकि उसको आसिफ़ ने बताया था कि हूरे जहाँ की बेटी को पता है। हूरे जहाँ की बेटी एक तो माला है जिसको कुछ भी नहीं पता, माही को बहुत कुछ पता है। वो हम पता करने से पहले माही के नाम पे गौर कर लेते हैं। माही का नाम है जी महाबीना। माह का मतलब है चाँद, बीना का मतलब देखना। तो महाबीना का क्या मतलब हुआ? चाँद को देखना। इसी तरह से हिलाल का क्या मतलब है? पहली तारीख का चाँद। महाबीना का मतलब चाँद को देखना और हिलाल का मतलब ही चाँद है, तो मतलब महाबीना ने ही देखना है हिलाल को। कैसे देखना है? उसने माहिर की हेल्प कैसे करनी है? वो ऐसे करनी है कि जब माहिर और महाबीना एयरपोर्ट पे मिलते हैं, जब उसका वो गुम हो जाता है बैग, तो वहाँ पर उनको आंटी नगीना भी मिलती हैं। आंटी नगीना के जो जब कपड़ों पे कॉफ़ी गिर जाती है ना, तो वो उसको जब साफ़ कर रही होती है, तो ये सीन आप देखें। आंटी आप बिल्कुल ठहर जाएँ, मैं साफ़ कर रही हूँ। डपट के उनको रोका। फिर एहतियात से आस्तीन ऊपर फ़ोल्ड की, टिश्यू से गीला बाजू साफ़ किया और उसी पल वो ठहरी। बाजू की सुर्ख पड़ती जिल्द पे एक निशान था, सलेब की शक्ल का स्याह निशान जिसके गिर्द 2 नुक्ते लगे थे। जैसे जला हुआ हो, जैसे कोई टैटू हो। वो एक लम्हे के लिए ही उस निशान को देख पाई थी कि नगीना बेगम ने खींच के आस्तीन पूरी की। नीचे की रंगत कदरे मुतगय्यर हो गई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे महबीना को पता है कि उनके ना बाजू पे निशान है, और माहिर को पता है कि जो सरकार है उसके बाजू पे भी निशान है। लेकिन ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपस में ये बात करेंगे तो फिर पता चलेगा ना कि और किसके बाजू पे ऐसा निशान है। अच्छा, जब इनकी दोबारा से मुलाकात होती है तो वो उसको बता रही होती है कि मैंने एक ख्वाब देखा कुछ दिन पहले। चंद लम्हों बाद उसे एहसास हुआ कि वो निढाल सी बैठी लड़की कुछ कह रही है। वो चौंक के उसे देखने लगा कि मैं किसी सफ़र पे हूँ और रास्ते में मुझे एक अजीब-सा साया मिलता है, जैसे कोई जादूगर या शैतान हो। वो मेरे ऊपर फूंक मारता है और जब मैं वापस पहुँचती हूँ, यानी उस जगह जहाँ मैं जा रही हूँ, तो मैं अपना बच्चा खो देती हूँ। पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन बुरा ख्वाब बताना नहीं चाहिए। मैंने गलती से माँ को बता दिया था। अच्छा, अब देखिए जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे ये माहिर के साथ बात कर रही होती है, तो यहाँ पर भी थोड़ी-सी ये बात होती है, ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, लेकिन अगर उस बात को ये डिटेल से ध्यान से सुनते तो इन्हें समझ आ जाती। अच्छा, फिर यहाँ पे माहिर बात कर रहा होता है अपनी साइकियाट्रिस्ट यास्मीन से, तो वो भी उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलने गए थे महाबीना से? वो कहता है, कहा ना मुझे महाबीना ने बुलाया था। हमारी मुलाकात एक अरसा से पेंडिंग थी, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा तो देखें यहाँ पर भी वो उससे मिलने जाता है, तो वहाँ पे मिलने जाता है तो क्या होता है? तुमने एयरपोर्ट पे बताया था कि तुम किसी सफ़र पे जा रही थी। रास्ते में तुम्हें कोई मिला, कोई साया, कोई जादूगर। उसने तुम पे फूँक मारी और याद है। माही ने जल्दी से बात काटी। वो इस तकलीफ किस्से को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहती थी। शायद वो वही सफ़र था जिसमें हम मिले थे, क्योंकि कनाडा पहुँचने के कुछ दिन बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था। क्या मुझसे मिलने से पहले या बाद में तुम किसी ऐसे इंसान से मिली जो शहर के कामों में मुलविस हो सकता था? नहीं, वो पूरे वसोक से कह रही थी। मैं किसी क्रीपी किस्म के बूढ़े आदमी से नहीं मिली जो सर पे नारंगी रुमाल बाँधता हो। कभी-कभी मुझे लगता है जैसे वो जानता है कि तुम कुछ जानती हो, इसीलिए वो तुम्हें और मुझे मिलने नहीं देना चाहता। तुमसे मिलने लाहौर आ रहा था, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। बाद में जब आया तो हमें हिलाल की लाश दिखाई गई। मैं तुमसे मिले बगैर चला गया।
अब देखें यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है सरकार को पता है कि मेरे बाज़ू का निशान महाबीना ने देख लिया है और माहिर को भी पता है कि बाज़ू पे निशान है सरकार के। तो यहाँ पे इनकी आपस में कम्युनिकेशन होने ही देना कोई नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे अब कम्युनिकेशन हो रही होती है ठीक-ठाक, लेकिन अगले सीन पे आ जाएँ। मैंने उसको एक दफ़ा देखा था ख्वाब में। वो बूढ़ा है, उसके लंबे सफ़ेद बाल हैं, दुबला-पतला, सांवला रंग, नकूश हल्के-हल्के से याद हैं। सर पे नारंगी रुमाल बाँधता है और उसने याद किया। हाँ, उसके बाजू पे। हूर ने एकदम ज़ोर से रोना शुरू किया। इतनी ज़ोर से जैसे कुछ काट गया हो। माही करंट खा के उठी और परेशानी से उसे स्ट्रॉलर से निकाला। वो ज़ोर-ज़ोर से रोई जा रही थी। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर ये बिल्कुल मेन पॉइंट होने वाली थी, असल बात होने वाली थी। लेकिन क्या होता है कि जी हूर रोने लग जाती है। आपको याद है जब हूर पैदा हुई थी और हूर जहाँ की डेथ हुई थी तो हूर को माही लेकर जब पाकिस्तान आती है तो हमारी नगीना आंटी उर्फ सरकार उसको घुट्टी डालती हैं। याद आ रहा है आपको? तो वो घुट्टी एक फूँक मारती है तो बंदे का दिमाग चकरा जाता है, बंदे को कुछ ना समझ आती है, ना अक्ल आती है। और जब इसने घुट्टी दी होगी तो आप सोचिए कितना असर हुआ होगा। तो जी इस बच्ची को क्या नाम था? हाँ, हूर को जब इसने घुट्टी दे दिया है तो हूर तो अब इसके अंदर शायद हूर के जिन चले गए होंगे ना उसके, तो वो जब सुन रही होगी कि हाँ, अब असल बात होने वाली है बाजू पे स्लेब आने वाला है, लो जी हूर चीखें मारने लग जाओ। तो ये देखें माही को सब कुछ पता है, सिर्फ़ इतनी सी देर है कि इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवा लेनी है। कैसे ही करके उनकी कम्युनिकेशन होती जाएगी, सारा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन यहाँ से फिर वो हूर चिल्लाने लग जाती है, तो बात खत्म हो जाती है। तो बात ये है कि माही को सब पता है, बस माही ये बता देना कि सलेब का जो निशान है वो नगीना आंटी का है, यहाँ से वो पकड़ लेगा, वो तो है इज़्ज़ात की अम्मा, वही है कन्फर्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है जी आसिफ़। आसिफ़ कौन है? पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब शम्स पूछता है ना नगीना बेगम से कि आप कौन-सा आपका मुवक्किल? वो आसिफ़ था और आसिफ़ कोई आम मुवक्किल नहीं। उनकी आवाज़ में अब मलाल दर आया। उसकी उम्र 150 बरस से ऊपर थी। जान तो एक मुवक्किल काबू करने में कितना वक़्त और तवानाई लगती है। कई हफ़्ते खुद को गंदा मैला रखना होता है, निजात से भर के। कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान बैठ के रातें गुज़ारनी होती हैं और फिर ऐसे जिन्नात करीब आते हैं जो शदीद नजासत को पसंद करते हों। एक दफ़ा वो कब्ज़े में आ जाएँ तो हम उन्हें खुद से बाँध लेते हैं। अच्छा फिर अगले उसी टाइम पे कहती है कि शम्स पूछता है ना कैसे? तो वो कहती है ख़ौफ़ से। ख़ौफ़ से इस दुनिया का सबसे कदीम हथियार है। हम जिनको डराते हैं कि अगर उसने हमसे आज़ादी हासिल करने की कोशिश की तो हम उसका रिस्क रोक देंगे और उसकी जान ले लेंगे। मुवक्किल समझता है कि आमिल उसकी जान और उसके रिस्क का मालिक है। इस ख़ौफ़ के तहत वो बरसों हमारी खिदमत करता है। आसिफ़ बरसों से हमारे साथ था, वो मुसलमान था, तुम्हारे जितना मुसलमान। अच्छा जी, यहाँ तक अब हमें पता चल गया कि आसिफ़ है वो एक जिन है और वो मुसलमान जिन है। बहुत मुश्किलों से नगीना बेगम ने उसको काबू किया था लेकिन हिलाल जो होती है जब अच्छा वो जो जिन होता है ना वो शम्स को देती है घोड़े के अंदर डाल के और वो जो बुक शेल्फ पे रखा हुआ होता है ना घोड़ा, तो वो माहिर के कमरे में रखा आता है। फिर माहिर उसके थ्रू ना माहिर को पोज़ेस करता रहता है वो जिन। तो वो क्या करता है जैसे ही ना हिलाल आती है माहिर के ऑफ़िस में तो वो उसको पता चल जाता है कि उसके अंदर जिन्न है तो फिर वो उसको बता देती है इस घोड़े के थ्रू ना आपको वो जिन्न आपसे बात कर रहा है। तो फिर बाद में सबरीना वो घोड़ा जो है वो कहती है कि इसको हम पानी में बहा देंगे क्योंकि जो घोड़ा है ये जो चीज़ें होती हैं जिन्नात टाइप की तो ये आग से बनी हुई होती हैं, इनको जब हम पानी में डालेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, पानी आग का असर ख़त्म हो जाएगा पानी के थ्रू। लेकिन जब उस पानी में जाता है तो वहाँ पे उस घोड़े में से जो आसिफ़ है वो आज़ाद हो जाता है। तो अब आज़ाद करवाया किसने है? हिलाल ने बताया ना उस घोड़े में जिन्न है, तो उस हिलाल की वज़ह से वो आसिफ़ जो है आज़ाद हो गया है, तो अब वो माहिर की मदद करता है। जब ये सारा कुछ हो रहा होता है ना, जब वो आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद माहिर चला जाता है दोहा में अगर आपको याद हो तो। वहाँ पे फिर नगीना बेगम को पता चलता है कि हाँ, जिन तो आज़ाद हो गया आसिफ़। तो वो फिर कहती है कि उसके मैदे में जो जिन हैं वो शयातीन हैं, उनका असर कम हो गया है, तो मुझे खुद जाके फूँक मारनी है। तो तभी वो जाती है दुबई से हाँ, दोहा जाती है कतर में। वहाँ पे उसके ऊपर जादू करने के लिए जाती है, उसके ऊपर फूँक मारने जाती है। तो फिर वो बताती है किसी ने आसिफ़ को आज़ाद कर दिया, एक ही घड़ी में। आसिफ़ सिर्फ़ घोड़े से नहीं निकला, बल्कि मेरी कैद से भी रिहा हो गया। किसी ने उसे आज़ाद किया है। अच्छा, ये सीन तो मैंने बता दिया ना। नेक्स्ट आ जाएँ
अच्छा वहाँ पर जब वो जाती है तो उसके ऊपर फूँक मारती है और जब फूँक मारती है तो फिर वो दोबारा से परेशान हो जाता है, उसके ऊपर कोई जिन-शिन आ जाते होंगे और तभी आसिफ़ आज़ाद होता है ना, तो तभी वो माहिर के पास आता है। वो सोया नहीं था, उसका दिमाग जाग रहा था, बस आँखों पे बोझ था। उसने तुम पे फूँक मारी है। किसी ने उसके करीब सरगोशी की थी। माहिर ने आँखें खोलनी चाहीं लेकिन उन पे बोझ था, जैसे किसी ने टेप लगा के उन्हें बंद कर दिया हो। माहिर उस सरगोशी को पहचानता था। उसके रोंगटे खड़े होने लगे, सारा जिस्म मफलूज था, वो हिल नहीं सकता था। माहिर कोई था जो सेंटर टेबल पे आ बैठा, ऐसे कि रोशनी की लकीर का रास्ता रुक गया। माहिर की आँख की हल्की सी झुर्री खुली थी, वो धुंधलाया सा मंज़र देख सकता था। अच्छा माहिर कैसे सरगोशी को पहचानता है? आपको याद है कि जब उसके ऊपर जिन्न हुए हुए होते हैं तो जब हिलाल उसके ऑफ़िस में बैठी हुई होती है तो माहिर को कोई बार-बार बुला रहा होता है। याद आया? तो आसिफ़ ही बुला रहा होता है उस घोड़े की मदद से। घोड़े के अंदर वो जब रह के ना, तो तब वो आज़ाद हो जाता है लेकिन अब आज़ाद होने के बाद फिर इसकी ना मदद करने आ जाता है क्योंकि इसकी बहन की वज़ह से वो आज़ाद होता है। नेक्स्ट सीन पे आ जाएँ। मेज़ पे बैठे वजूद का उसे घुटनों से नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा था। खुले स्याह ट्राउज़र्स, पैरों में बंद जूते, उसके हाथ घुटनों पे थे। वो सफ़ेद रंग के बूढ़े हाथ थे, एक उँगली में सब्ज़ नगीने वाली अंगूठी थी। उसका नाम सरकार है। वो उसकी तरफ झुक के कह रहा था, उसने तुम पे फूँक मारी है, तुम बीमार पड़ चुके हो, तुम्हें इलाज चाहिए। ये एक तवील इलाज होगा। खौफ़ उसके सारे जिस्म को अपनी जकड़ में ले चुका था। उसने पूरा ज़ोर लगाना चाहा लेकिन वो एक इंच हरकत न कर सका। तुम्हारी बहन ने मुझे इसकी कैद से आज़ाद करवाया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखते-देखते उसकी आँखों के सामने एक मंज़र उभरने लगा, वो ख्वाब था जैसे या कोई सराब। वो एक तारीक कमरा था, वसत में रोशनी का हाला जो सीधा उस पे पड़ रहा था। एक चोगा पहने बैठा शख्स, लंबे सफ़ेद बाल, नारंगी रुमाल सर पे बाँधे, वो उसकी जाने पुश्त किए बैठा था। ये सरकार है, सरगोशी उसे बता रही थी। जैसे कोई हाथ से पकड़ के उसे कदम-कदम उस मंज़र में आगे चला रहा हो। वो धीरे-धीरे चलता उसके करीब आया। ज़मीन पे बैठे शख्स का सर झुका था, दुबला-पतला सा वजूद, चेहरा वाज़ेह न था, आस्तीन ऊपर चढ़े थे। एक बाजू पे माहिर की निगाह ठहर गई। उस पे स्याह रंग का स्लेब से मिलता-जुलता निशान बना था जिसके गिर्द नुक्ते लगे थे। कौन हो तुम? उसने खुद को कहते सुना। नारंगी रुमाल वाला झुका सर धीरे से उठा, उसका चेहरा सामने आ गया। वो एक बूढ़ा मर्द था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, उसकी आंखों में सुरमा लगा था। माहिर को देख के वो मुस्कुराया और वापस सर झुका लिया। उसकी झुर्रियों ज़दा हाथ किसी धागे को लपेट रहे थे। ये कौन है? वो अब इर्द-गिर्द अंधेरे में देखता पूछ रहा था। पूरे जहाँ की बेटी से पूछो, वो इसको पहचानती है। ये कौन है? वो गोल-गोल घूमता उस सरगोशी को तलाश कर रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आसिफ़ उसको ये हुलिया बता रहा है सरकार का, क्यों बता रहा है? क्योंकि अब आसिफ़ आज़ाद हो चुका है सरकार की कैद में से, तो वो उसका आज़ाद होने का जो एहसान का बदला है ना, वो माहिर को अब चुका रहा है कि उसकी मदद कर रहा है। अच्छा, अब आगे आ जाएँ थोड़ा, तभी जब यहाँ पर ये बीमार हुआ हुआ होता है ना, तभी माला जाती है अपनी अम्मा के साथ हरम उम्रा करने। तो वहाँ पर भी माला को एक सरगोशी सुनाई दी। माला ने चौंक के गर्दन उठाई, दाईं-बाईं देखा, कोई उसके करीब से उठकर गया था। नीली यूनिफ़ॉर्म वाला शायद वो कोई खाकरोब था, क्या उसने उसे पुकारा? उसने फ़ोन रख दिया और उलझन से खड़ी हुई। वो किंग फहद गेट के इस दीवार के साथ आगे बढ़ रहा था। सुनो, उसने पुकारा। कुछ था उसमें, कोई कशिश। वो आईब्रो भींचे, उलझन से उसको देखती उसके पीछे चलती गई, यहाँ तक कि उसके बिल्कुल करीब पहुँच गई। सुनो, वो एकदम पलटा और अगले ही लम्हे उसे कोहनी से थामकर दीवार की तरफ धकेला, ऐसे कि उसका कमर दीवार से जा लगी और आँखें हैरत और खौफ से फैल गईं। क कौन हो तुम? आसिफ़। आसिफ़? वो एक खाकरोब था, नीले ट्राउज़र और शर्ट पहने, सर पे टोपी, उसका चेहरा मोहम्मद था और दाढ़ी सफ़ेद थी। बूढ़े हाथों की रगें उभरी हुई थीं, एक उँगली में सब्ज़ नगीने वाली अंगूठी। वह एहतजाज करना चाहती थी लेकिन आवाज़ हलक में दब गई। जो सीने का दर्द तुम्हें अभी हुआ है, वो एक सुई का है। उसके अगले अल्फाज़ ने उसे साक़त कर दिया था। सीने का दर्द? उसे कैसे? उसने तुम्हारे सीने में सुई चुभोई है। वो सिर्फ़ आँखों के साथ कह रहा था। एकदम बहुत सा खौफ़ माला को घेरने लगा, लेकिन उसकी गिरफ्त भारी थी, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी। एक आदमी है, उसके पास तुम्हारी तस्वीर है, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है, तुम्हें खुद को बचाना है। त तुम कौन हो? अल्फाज़ हलक से नहीं निकल पा रहे थे। बूढ़े खाकरोब ने उसकी कोहनी छोड़ी। एक आदमी है, उसके पास तुम्हारी तस्वीर है। वो अपनी बात दोहरा रहा था। वो गहरे-गहरे साँस लेती उसे देखी गई। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जब नगीना बेगम फूँक मारती है ना और फिर वापस अपने कतर जाती हैं, कतर नहीं दुबई हाँ जाती हैं,
तो वहाँ पे वो ज़ियाद को बताती हैं कि मुझे एयरपोर्ट में माही मिली थी। तो फिर वो पूछता है कौन माही? वो बताती है तुम्हारी सेकंड कज़िन है, उसकी बहन भी है माला, वो बहुत प्यारी है, मैं तुम्हारे लिए उसे सोच रही थी। तो फिर वो उसको कहता है कि उसको पता नहीं क्या कहता है जो भी है, तो नगीना बेगम जो है उसकी तस्वीर जो है वो ज़ियाद को दे देती हैं या फिर शायद खुद ही रख लेती होंगी। तो वहाँ पर ही वो नीचे जाती हैं कैफ़े में नहीं जाती, बेसमेंट में कहीं जाके और फिर उसकी एक गुड़िया निकालती हैं, उसकी आँखों पे 2 ग्रीन डॉट्स लगाती हैं और फिर उसपे जादू करती हैं कोई। अब देखें वो बहुत पहले से जब ज़ियाद ने हाँ नहीं की होती तब से ही वो उसपे जादू करना शुरू हो जाती है। तो वो शायद उसके यही माइंड में होगा कि मैं इसे ही बहू बनाऊँगी। तो वो पता नहीं उसको तकलीफ़ क्यों देना चाहती है वो मुझे नहीं पता या शायद उसके अंदर वो जिन डाल रही है, जो कुछ भी है। तो वहाँ पर ही ना वो जब उसके ऊपर सारा प्रोसेस कर रही होती है तो यहाँ पे इसके ना जब ये हरम में होती है माला तो इसको सुई चुभती है। तो आसिफ़ इसकी आके मदद करता है। अब देखें आसिफ़ इसकी मदद क्यों कर रहा है? आसिफ़ ने माहिर की मदद तो इसलिए की है क्योंकि उसकी बहन का एहसान था उसके ऊपर। माला की मदद क्यों की है? इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि माला ने भी कभी किसी की मदद की होगी, माला ने भी एक्सीडेंटली उसको बचाया होगा आसिफ़ को या ऐसा कुछ हुआ होगा, तो तब वो उसकी मदद कर रहा है। दूसरी वजह ये है जो कि मुझे लगती है कि वो अब सरकार का दुश्मन हो गया आसिफ़। तो सरकार के जो-जो क्लाइंट्स हैं या सरकार जिन-जिन पे जादू कर है, तो वो उनको जाके किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ आगाही दे रहा है। सरकार का काम खराब करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये लगता है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा फिर आसिफ़ ना दोबारा से इसकी मदद करता है माला की। अब दोबारा जब लास्ट एपिसोड में आपने देखा है ना जब उसको बता रहा होता है दोबारा से माला को तो क्यों बता रहा होता है? शायद दोबारा में उसको माला नज़र आ गई होगी हरम में, वो भी वहीं पे होगा तो उसकी मदद कर देता है या फिर आपको अगर याद हो बहुत पहले एपिसोड्स में जब पूरे जहाँ की डेथ हो जाती है और उसकी जो काम वाली होती है उनकी पता नहीं उसका क्या नाम होता है उसकी ख्वाब में आती है पूरे जहाँ और बताती है कि घर की सफाई करवाओ। तो जब घर की सफाई होती है तो बहुत सारी जिन्नाती बकरे का सर और पता नहीं क्या कुछ निकलता है हड्डियाँ-शड्डियाँ। तो वो उन चीज़ों पे ज़ाहिर-सी बात है जिन्नी होते हैं। तो माला उन चीज़ों को कहती है कि ये पानी में बहा दो। जब वो पानी में बहाती हैं तो उसके जिन में शायद दोबारा से आसिफ़ कैद कर लिया हो और इसमें सरकार ने जब दोबारा से कैद कर लिया होगा तो वो दोबारा उसको आज़ाद करवाती है तो शायद वो उसका भी बदला चुका रहा है, शायद मेरा गेस है। ख़ैर ये पढ़ लेते हैं सीन। आसिफ़ ने मुस्कुरा के उसे देखा लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ और भी था, अफ़सोस। घर वापस मत जाओ, जाओगी तो फँस जाओगी। घर महफूज़ नहीं है, वो घर में तुम्हारा मुंतज़िर होगा, घात लगाई। मैं घर नहीं जा रही, मैं होटल में हूँ। तुम क्या जानते हो? वो टटोलती नज़रों से उसका चेहरा देख रही थी। वो घर में तुम्हारा मुंतज़िर होगा, घात लगाए बैठा होगा। आसिफ़ तुम और क्या जानते हो? वो कौन था जिसके पास मेरी तस्वीर थी? वो घर में तुम्हारा मुंतज़िर होगा, घात लगाए बैठा होगा। वो एक ही बात दोहरा रहा था। क्या ज़ाद के पास मेरी तस्वीर थी? उसने ज़ोर से पूछा। तुम्हें पनाह ढूँढनी है। क्या ज़ाद के पास तुम्हें पनाह ढूँढनी है। उसने कोहनी छुड़ाई और तेज़ी से आगे बढ़ गया। वो इसके पीछे भागी लेकिन सामने चंद लोग आ गए। वो मजमे में गुम हो गया जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। देखिए इसकी फिर से ही मदद कर रहा है। तो मदद करने की यही बात है या तो हिलाल की वज़ह से मदद कर रहा है। हिलाल ने कहा होगा इसकी मदद करो। शायद आसिफ़ और हिलाल दोस्त बन गए। क्या पता, है ना? ख़ैर जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सरकार। सरकार कौन है? सबको पता चल जाना चाहिए था अब तक। आई गेस 7वीं या छठी एपिसोड में निम्रा ने रिवील कर दिया था कि सरकार कौन है, नगीना आंटी हैं और ज़ियाद खुद अपनी अम्मी को सरकार कह रहा होता है। तो बहुत सारी जगहों पे ये वर्ड भी यूज़ हुआ हुआ है, नगीना आंटी उर्फ़ सरकार। तो वहाँ पे तो कन्फ्यूज़न बस ख़त्म, दोबारा से कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि सरकार कौन है। सिर्फ़ आप इस वजह से सोचते हो कि सरकार कौन है क्योंकि माहिर कहता है कि वो मर्द है। और माहिर को किसने बताया? अब हमें पता चल गया है ना, यहाँ पर देखें थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि आसिफ़ उसको बता रहा होता है। नारंगी रुमाल वाला झुका सर धीरे से उठा, उसका चेहरा सामने आया, वो एक बूढ़ा मर्द था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, उसकी आँखों में सुरमा लगा था। माहिर को देख के वो मुस्कुराया और वापस सर झुका लिया। उसके झुर्रियों ज़दा हाथ किसी धागे को लपेट रहे थे। यहाँ पे फिर वो कहता है कि ये कौन है? फिर वो आसिफ़ कहता है कि हूरे जहाँ की बेटी से पूछो। अब हूरे जहाँ की बेटी उस बूढ़े को कैसे पहचानती है? क्योंकि वो बूढ़ा मर्द नहीं है, बूढ़ी औरत है और उसको नगीना आंटी है और उसको माही जानती है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा जिन्नों से गलती हो गई है कि वो दिखाने में गलती हुई है और जिन कैसे गलती कर रहा है दिखाने में? क्योंकि नगीना आंटी हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है जादू तंत्र-मंत्र उसको आते हैं तो उसने कोई ऐसी शील्ड क्रिएट कर दी होगी ना कि उसका जो अक्स है वो क्लियर नहीं होता होगा, वो मर्द ही दिखता होगा जिन्नों को।
अब देखिए औरत जो है अगर वो जिन काबू करने में आ जाए तो थोड़ा शायद मुश्किल होती होगी जिन्नों को और वो उसके रोब में ना आते हों, तो उसने अपने आप को ना मर्द ज़ाहिर किया होगा, शायद वो नकली दाढ़ी भी लगा देती हो सकता है ना? ताकि जिन समझे कि वो मर्द है और उससे फिर डरे, है ना? अच्छा जी, नेक्स्ट सीन में आ जाएँ। अच्छा ये वो वाली सीन मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर हमें सरकार का पता चला कि सरकार कैसा है। एक तो यहाँ पे पता चलता है जब आसिफ उसको दिखाता है माहिर को सरकार कैसा है और दूसरा माही बता रही होती है कि मैंने ख्वाब में देखा था कुछ दिन पहले कि मैं किसी सफ़र पे हूँ, रास्ते में मुझे एक अजीब-सा साया मिलता है जैसे कोई जादूगर या शैतान हो। अब देखें रास्ते पे उसे कौन मिलती है? नगीना आंटी मिलती है, तो यहाँ से भी तो अब कन्फर्म हो गया ना, अब आगे ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है? एक और सीन पे आ जाते हैं जब माही बता रही होती है माहे को कि मैंने उसे ख्वाब में देखा था, वो बूढ़ा है, उसके लंबे सफ़ेद बाल हैं, दुबला-पतला सांवला रंग, नकूश हल्के-हल्के से याद हैं, सर पे नारंगी रुमाल बाँधा है। और उसने याद किया, हाँ, उसके बाजू पे। अब देखें, एक तो वो बूढ़ा है, नगीना आंटी बूढ़ी हैं, दूसरा उसके लंबे सफ़ेद बाल हैं, बिल्कुल लंबे सफ़ेद बाल मालिक के नहीं हैं, नगीना आंटी के हैं। दुबला-पतला है, ये कौन है? ये भी नगीना आंटी हैं। सांवला कौन है? ये भी नगीना आंटी हैं। तो बस बात ही ख़त्म, सर पे नारंगी रुमाल बाँधा है और अगर आपको याद हो पिछली एपिसोड्स में ना कहीं पे नगीना आंटी को आपने देखा है कि वो बेसमेंट में जाके नारंगी रुमाल सर पे बाँध लेती हैं। हाँ। और जो स्लेब का निशान है वो भी नगीना आंटी का है, मालिक का नहीं है। तो बस यहीं पे कन्फर्म हो गया कि नगीना आंटी ही सरकार है, अब इस पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने गलत बताया है। कन्फ्यूज़न किस चीज़ की है, वो मैं बताती हूँ, जो मुझे कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि जब माही को ख्वाब आता है और आसिफ़ माहिर को दिखाता है सरकार, तो तब जो सरकार है वो बूढ़ा होता है, लेकिन उस टाइम पे नगीना आंटी आज से बहुत मुख्तलिफ थीं, चाको चौबंद, दराज़ कद, उनके कंधे अभी ढलके नहीं थे, बाल स्याह डाई किए हुए थे, ऐनक नदारद, दुबली-पतली स्मार्ट सी, सर पे दुपट्टा लिए, एक कंधे से दुपट्टा कंधे तक उठाए, जिसकी एक आस्तीन दिखाई देती, ग्रेसफुल सी शलवार कमीज़ पहने, हाथ में तस्बीह, सांवला चेहरा फ्रेश और पुरकशिश था, आँखों पे काजल और हल्की सी लिपस्टिक थी। देखिए आँखों पे काजल तो है, वो तो हमें पता है कि मालिक जब आसिफ़ दिखाता है ना उसको कि आसिफ़ दिखा रहा होता है माहिर को कि ऐसा-ऐसा सरकार है, तो उसकी आँखों में भी काजल लगा हुआ होता है और यहाँ पे भी नगीना आंटी की आँखों में काजल लगा हुआ है। सिर्फ़ एक चीज़ मुझे मुझे लग रही थी अजीब, वो ये थी यहाँ पे इनके बाल काले थे और जो आसिफ़ दिखा रहे थे ना माहिर को, वहाँ पे इसके बाल सफ़ेद थे। तो शायद असल में तो बाल सफ़ेद ही होंगे, डाई किया हुआ है ना, पक्के-पक्के तो नहीं है बाल सफ़ेद। काले सॉरी। तो यहाँ पर ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न थी, बाकी कोई नहीं है, यहाँ पे वो चौके-चौबंद थी और उसको वो बूढ़ी नज़र आ रही थी, बस यही कुछ है। लेकिन कन्फ़र्म है कि सरकार नगीना आंटी ही हैं, यहाँ पर ख़त्म कर दें इस बात को। बार-बार नई-नई सरकार ढूँढ-ढूँढ के ना लाएँ, सिर्फ़ इसलिए कि वो मर्द है, बस कर दें। कन्फ्यूज़न हो गई आसिफ़ को, बख्श दें उसको और अपने दिमागों पे भी ज़ोर मत डालें और आसिफ़ मियाँ सॉरी मालिक को भी छोड़ दें। मालिक की इतनी ना जान खपाएँ, वो बेचारा शरीफ-सा बंदा है, थोड़ा-सा मशीनी टाइप का है, लेकिन वो जिन्नों टाइप की चीज़ों में नहीं है, उसको रहने दें। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी कबीरा ताई की बेटी। अच्छा कबीरा ताई ना बहुत नॉर्मल है उनके लिए नए-नए जादू कराना, बहुत से आमिलों के पास जाती रहती हैं वो, लेकिन अब जहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ ना वो ताज़े-ताज़े आमिल की है। यहाँ पे रिसेंटली वो किसी आमिल के पास जाती है और उसको कहती है कि मैंने अपनी बेटी की शादी ज़ियाद से करवानी है। तो वहाँ पे वो उसको कहता है कि फ़कीर ने अपनी आँखें बंद करके ज़ेरे लब कुछ कहा, जैसे कुछ हदायत दी हो, फिर चेहरा मोड़ के सोचती नज़रों से कबीरा बेगम को देखा। तुम्हारी बेटी को इससे बेहतर आदमी मिल सकता है, फिर यही क्यों? है कोई वजह, बता नहीं सकती। वो हनूस मुस्कुरा रही थी, आमिल ने शाने उचका दिए। क्या वजह है? कबीरा को अपनी बेटी के लिए ज़्याद ही क्यों चाहिए? है ना? सोचने वाली बात, हालाँकि ज़्याद इतना ख़ास है नहीं। तो थोड़ी देर बाद जो है वो फ़कीर उसको कहता है, क्या बहुत पैसे वाला है? आमिल अब फ़ोन पे ज़ूम करके ज़ियाद की तस्वीर को देख रहा था। उसकी शक्ल या अमारत मेरे लिए अहम नहीं है बाबा जी, मुझे अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करनी है। वो ज़ोर देकर बोली। मगर वो शादीशुदा है। वो धीरे से मुस्कुराईं। अच्छा अब देखिए कबीरा को क्यों करनी है अपनी बेटी की शादी ज़ियाद के साथ? हालाँकि ज़ियाद इतना ख़ास है भी नहीं और उसके बाद वो मैरिड भी है। तो इसकी 2 वजह हैं, या तो कोई वजह होगी, कोई बैक एंड पे इसका कोई ताल्लुक होगा ज़ियाद के साथ, जो कि मुझे कम ही लगता है। मुझे लगता है कि कबीरा जो है वो उसका नूरे जहाँ के साथ कोई पुराना झगड़ा चल रहा है या ऐसा कोई होता है ना, खौर दिल में डल जाता है किसी के लिए, कोई नफ़रत डल जाती है, तो वो बंदा
मर भी जाता है, उसके बच्चों से वो बदला लेने लग जाता है। तो इस हद तक कबीरा आंटी गई हुई ही हैं कि हूरे जहाँ मर गई है, लेकिन फिर भी वो माला को बर्बाद करने के लिए ना, वो यहाँ तक पहुँच गई है कि मैं अब ना उसके शौहर को उससे छीन लूँगी और वो फिर रोती रहेगी, तो वहाँ पे नूरे जहाँ की रूह तड़पेगी। शायद क्योंकि उसने ना इबाद को भी चाहती थी कि वो मेरी बेटी से शादी कर ले। फिर इबाद की उससे शादी हो जाती है, लोग फिर वो उन पे जादू-शादू कराती रहती है। या फिर एक और बात मेरे माइंड में आई है, वो ये है कि नगीना आंटी और नगीना आंटी की और कबीरा की, इन दोनों की ना हूरे जहाँ के साथ कोई लड़ाई है। क्या लड़ाई है? देखिए अब ना कोई पंगा, ना कोई ज़ियाद माला का सीन, ना कोई माहिर, लेकिन फिर भी नगीना आंटी ना एयरपोर्ट पे ख़ामख़ा माही पे फूँक मार देती हैं और फिर जाके उसका मिसकैरेज हो जाता है। और फिर वो माला पे जादू क्यों करने स्टार्ट हो जाती हैं? हालाँकि तब तो ज़ियाद भी नहीं कहता कि मुझे माला चाहिए या मुझे पसंद है ना? तो इनका ना कोई सॉरी मैं बार-बार नूरे जहाँ कह जाती हूँ, हूरे जहाँ के साथ कोई इसका है, नगीना आंटी का भी और कबीरा बेगम, इन दोनों का कोई मसला है कि वो मर भी गई है, फिर भी उसके बच्चों को ये तड़पा रही हैं। पता नहीं क्या मसला है? अब कबीरा बेटी को क्यों अपनी बेटी की शादी ज़ियाद से ही करनी है? क्या ख़ास है ज़ियाद में? माला से पूछो। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ज़ियाद और सबरीना। हमें अब तक ये पता है कि ज़ियाद यही कहता आ रहा है कि सबरीना जो है मेरी मंगेतर थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, और अब ये भी पता चल गया कि वो ये सारा अब ना कवर बना रहा था ताकि माला जो है उससे हमदर्दी करे, क्योंकि माला की आदत है हर चीज़ को फ़िक्स करना। कुछ होती हैं लड़कियाँ जिनको ना बड़ा जोश चढ़ा हुआ होता है कि हमने ख़राब चीज़ों को ठीक करना है। वो निरा नशोई बंदा, फ़ज़ूल तरीन बंदा उठा लेंगी और कहेंगी आई कैन फ़िक्स हिम। उसको ठीक कर देंगी। तो कशमाला को भी थोड़े ऐसे मसले हैं, वो भी ज़्यादा इसलिए शायद अपने आप को डैमेज्ड ज़ाहिर करता है ताकि मुझे वो ठीक कर ले। एक तो ये पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर जब ज़ियाद की और माहिर की मुलाकात होती है माहिर के घर में, तो वहाँ पे माहिर उससे पूछता है, "तुम सबरीना को अपनी मंगेतर कहते हो, हालाँकि उसका कोई मंगेतर नहीं था। मैं अभी तक इस प्रेम की वजह नहीं समझ सका।" ज़ियाद धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आँखों में तपिश थी। सबरीना तुम्हारी वजह से मौत के मुँह में गई थी। माहिर फरीद, तुम एक साइकोपैथ हो और ये तुम्हारा तरीक़ा वारदात है। तुम पहले औरतों को खुद से मोहब्बत में मुब्तला करते हो, फिर उनको ज़माने के हवाले करके छोड़ देते हो। तुमने सबरीना के साथ ये किया और अपनी कज़न ज़ारा के साथ भी। वो चौंका, आईब्रो इस्तेजाब से उठे। वल्लाह ज़ियाद सुल्तान मुझसे अच्छी तरह वाकिफ़ है। आवाज़ में तंज़ तर आई। और अब तुम कशमाला के साथ भी यही कर रहे हो। ज़ियाद की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। इस मुलाकात में पहली दफ़ा उसके चेहरे पे एक ऐसा जज़्बा उभरा था जिसे वो काबू नहीं कर सका था। बेबसी भरा तैश। माहिर फरीद ने गौर से उसे देखा। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसको गुस्सा है। उसको माहिर पे गुस्सा है कि वो लड़कियाँ उसको जब पसंद करती हैं तो वो आगे से फिर उनको एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उनको छोड़ देता है। ख़ैर, माहिर की अपनी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ पर वो उसको कहता है कि सबरीना तुम्हारी वज़ह से मौत के मुँह में गई थी। मरी तो नहीं थी ना? माहिर की वजह से मौत के मुँह में गई थी। तो कभी उसकी वजह से वो फँस चुकी होगी और फिर वापस आ गई होगी, तो मतलब वो कोई वजह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़ियाद को जब नगीना आंटी ने सबरीना की पिक्चर दी है कि तुम जाओ कि इसे कत्ल कराओ, तो ज़ियाद गया होगा और फिर वहाँ पर जाके शायद वो मबहूत हो गया हो और उसको मार ना सका हो। शायद फिर उसका वो पीछा किया हो उसने कुछ अरसा और फिर उसको वो पसंद आ गई हो। लेकिन फिर उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है ना? सबरीना की एक्सीडेंट में ही शायद डेथ होती है। तो वो शायद नेचुरल मौत मरी हो या शायद एक्सीडेंट में मरी हो, लेकिन उसको ज़ियाद ने उसको ना मारा हो। मुझे ये लगता है ज़ियाद ने उसको नहीं मारा होगा, क्योंकि मुझे लगता है ज़ियाद सबरीना को पसंद करने लग गया होगा। कैसे पसंद करने लग गया होगा? ज़रा अगली पॉइंट पे आ जाएँ। जब कशमाला थोड़ा सबरीना की फ़ाइल लेती है और उसके बारे में पढ़ती है, तो वहाँ पर वो देखती है एक स्याह बालों और ऊँची पौनी वाली मुस्कुराती हुई लड़की। मुझे तुम ऊँची पौनी में अच्छी लगती हो, ज़ियाद ने कई दफ़ा कहा था। वो उसके अंदर किसका अक्स ढूँढ रहा था? अब या तो ज़ियाद को ऊँची पौनी वाली लड़कियाँ अच्छी लगती हैं या ज़ियाद को सबरीना अच्छी लगती है, तो सबरीना का स्टाइल वो माला पे भी अप्लाई कर रहा है। शायद, क्या कह सकते हैं। लेकिन सबरीना और ज़ियाद का कोई चक्कर है, वो उसका मंगेतर नहीं है, लेकिन उसको पसंद करता होगा, है ना? चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी, जेल नहीं जाऊँगा। पिछले एपिसोड में आपने कितनी ही सीन्स में देखा होगा कि माहिर कह रहा होता है, माहिर जेल नहीं जाएगा, माहिर जेल नहीं जाएगा। बीरबल भी उसको बार-बार कह रहा होता है कि माहिर मैं तुम्हें दोबारा उस हालत में नहीं देख सकता। ज़ारीना भी यही कह रही होती है।
तो मतलब वो जेल में पहले जा चुका है। अभी तक हमने ऐसा कोई भी सीन नहीं पढ़ा कि वो जेल में गया हो, हमें सिर्फ़ यही पता है कि वो साइकियाट्रिक वार्ड में गया था। उसको हम जेल नहीं कह सकते। लेकिन वो जेल में गया था। अब इस सीन में आ जाएँ जहाँ पे जब माहिर को ना उस पे पोसेस्ड हो जाता है, बार-बार कभी बेहोश हो रहा होता है, कभी होश में आता है, उसे दौरे पड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक दफ़ा जब उसे होश आता है तो उसकी अम्मा जो है राबेल उसको कह रही होती हैं, "शम्स तुम्हारी वज़ह से अस्पताल में पड़ा है, शुक्र करो वो बच गया है और वो चार्जेस प्रेस नहीं करेगा, उसे तुम्हारी हालत का अंदाज़ा है।" शम्स? शम्स कौन था? जज का कहना है तुम्हें तंदुरुस्त होने की ज़रूरत है। जज? कौन-सा जज? क्या वो गिरफ्तार हुआ था? क्या वो किसी अदालत गया था? उसे क्यों याद नहीं? अब देखिए मतलब वो जज के सामने पेश हुआ मतलब जेल में भी तो गया ही होगा ना, तो वहाँ पर शायद उसको फिर कुछ हुआ हो या शायद उसका ये खौफ होगा कि मैं अपने ही कंट्रोल्स में ना रहूँ, तो इससे ज़्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? शायद अपने ऊपर वो कंट्रोल रखना चाहता है और अब वो कंट्रोल दोबारा से ना उसके ऊपर से निकल जाए, इसलिए वो डरता है जेल जाने से। क्योंकि वो मुझे लगता है वाज़े तौर पे वो डरता है। वो चंगेज़ को कहता है कि मुझे हथकड़ी ना लगाओ या शायद वो चंगेज़ को फँसाने के लिए भी कह सकता है कि हथकड़ी ना लगाओ। ख़ैर ये है कि माहिर जेल नहीं जाना चाहता और वो बहुत ज़्यादा इस बात पे ज़ोर देता है कि माहिर जेल नहीं जाएगा। अगले पॉइंट पे आ जाएँ। अगला पॉइंट है जी हमारा हिलाल का इंतज़ार। हिलाल किसका इंतज़ार कर रही है? इस सीन पे आ जाएँ आप लोग, जहाँ पर इंद्रानी उसके पास आती है और कहती है, "दरवाज़ा खुला है हिलाल, तुम जब चाहे यहाँ से जा सकती हो।" इंद्रानी ने तन से याद दिलाया, "मुझे मालूम है।" "फिर चली जाओ, म्यूज़िक बॉक्स बजाने से कौन आएगा तुम्हारी मदद के लिए?" हिलाल ने करीब रखा हेयर ब्रश उठाया और उसे अपने सर पे रख के नरमी से नीचे ले जाने लगी। अगर नहीं भागना यहाँ से तो सरकार की बात मान लो। फिर वो इसके कान के करीब झुकी और आवाज़ सरगोशी में तब्दील की। तुम समझती हो तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम सरकार की बात नहीं मानती। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हारे अंदर बहुत सा शर छुपा है, हिलाल, इसीलिए तुम यहाँ से नहीं भागती, क्योंकि दूर अंदर तुम सरकार के साथ रहना चाहती हो। मैं इंतज़ार कर रही हूँ अंदरानी, वो घुंघराले बाल को आहिस्तगी से ब्रश करते हुए बोली। अंदरानी चौंक के पीछे हुई, आईब्रो मशकूक अंदाज में इकट्ठे किए। किसका? मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो अब बाईं जानिब के बालों में ब्रश फेर रही थी। अब देखें वो किसका इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर इंद्रानी पूछती है ना किसका, लेकिन वो नहीं बताती। एक और सीन पे आ जाएँ, ये पहले का सीन है जब उसको लेकर जा रहे होते हैं माहिर को साइकियाट्रिक वार्ड में, तो फिर हिलाल कहती है, "माहिर भाई?" हिलाल जैसे पुरसकून सी खड़ी थी। "जब तक आप वापस आओगे, मैं यहाँ नहीं होंगी।" उसने अपनी नन्ही उँगलियों से माहिर के गाल पे लड़कते कतरे को उठाया। "तुम कब आओगी?" हिलाल ने नफ़ी में सर हिलाया। "किसका?" उसकी मफ़लूज होती आँखों में उलझन उभरी। हिलाल उसके कान के करीब झुकी और सरगोशी में एक नाम लिया। उसके समंदर में डूबते ज़हन पे वो नाम ऐसे ज़ब्त हो गया जैसे किसी ने पत्थर पे नुकीले खंजर से लिख दिया हो। अब सरगोशी में हिलाल ने किसका नाम लिया है? शायद उसी का नाम लिया जिसका वो इंतज़ार कर रही है। कुछ ऐसा बात है जो अभी तक हमें नहीं पता, जो कि सिर्फ़ सरगोशी की गई है माहिर के कान में और माहिर को ही पता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइकोपैथ विद डॉलर्स। अच्छा यहाँ पे सुज़ैन जब माहिर से पूछ रही होती है कि आप पागल थे या लोग आपको पागल क्यों कहते हैं? तो वो बताता है कि मैं गलतफ़हमी की बिना पर साइकियाट्रिक वार्ड में गया था और फिर डॉक्टर ने मुझे फिट करार दे दिया, फिर मैं वहाँ से ख़ारिज कर दिया गया। फिर वो पूछती है, आपको ऑफ़िस के लोग साइकोपैथ विद डॉलर्स क्यों कहते हैं? उनमें किसने मशहूर किया कि आप साइकोपैथ हैं? फिर वो कहता है, मैंने खुद, मेरे पास इसकी वजूहात थीं। अब वो वजूहात क्या हैं, वो भी नहीं पता, हम खुद से क्या बनाएँ? शायद वो उसको अच्छा लगता होगा साइकोपैथ रहना या जो भी है, उसने ये खुद मशहूर कराया अपने आप को साइकोपैथ विद डॉलर्स, तो ये थोड़ा अजीब है। अब पॉइंट्स तो काफ़ी सारे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूँ मेरा इंस्टाग्राम है पाक.नॉवेल्स, यहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर लें, मैं यहाँ पे बड़ी एक्टिव रहती हूँ। डेली स्टोरीज़ भी पोस्ट करती हूँ और पोस्ट के अलावा कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें भी अपलोड कर देती हूँ काम की, तो आप यहाँ पे मुझे फ़ॉलो ज़रूर कर लें। मैंने कुछ अर्सा पहले एक क्यू&ए डाला था कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे माला के रिलेटेड, मैं कोशिश करूँगी कि उसके आंसर करने की। कुछ लोग वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के तो मैंने आंसर ऑलरेडी कर दिए, लेकिन ये जो क्वेश्चंस थे उनको देख लेते हैं। माला का न्यू एपिसोड कब तक आ सकता है? जी, माला का न्यू एपिसोड जून में ही आएगा। सेंटेड कैंडल कब यूज़ होंगी? सेंटेड कैंडल जी बताया गया है माला को कि जब तुम तन्हा हो तो तभी यूज़ करना।
लेकिन वो साथ लेके जा रही है कैंडल, उसको पता है कि वो माहिर ने दी हैं, क्योंकि उसको अब पता चल गया कि खुशबूदार मोमबत्तियाँ कौन जलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या मालिक की बेटी है माला? बिल्कुल नहीं, मालिक की ऑलरेडी 3 बेटियाँ हैं, ज़ारीना और 2-3 और हैं और उनमें से कोई भी मालिक जैसा चाहता था वैसी नहीं है, तीनों के मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे, तो बस 3 ही बेटियाँ हैं। आपको क्या लगता है माहिर और माला मिलेंगे कनाडा में? बिल्कुल मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। वो मिल लेते हैं, पाकिस्तान में मिल लेते हैं, वो इस्तांबुल में मिल लेते हैं, कनाडा में तो दोनों जा रहे हैं, वो भी एक टाइम पे। क्यों नहीं मिलेंगे? मुझे तो लगता है एयरपोर्ट पे ही मिल जाएँगे। दोनों इकट्ठे जाएँगे माही के घर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है माला कनाडा क्यों जा रही है? माला कनाडा इसलिए जा रही है कि माला के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं जा सकती क्योंकि आसिफ ने उसको बताया कि वो वहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ज़्यादा, तुम फँस जाओगी, वहाँ ना जाओ। वो सऊदीया नहीं रह सकती क्योंकि सऊदीया की जो कानून है वो बहुत डिफरेंट है और वहाँ पे ज़्यादा है। तो उसके पास ऑप्शन बचता है कनाडा का क्योंकि माही कनाडा में है, तो वो अपनी बहन के पास ही जाएगी और तो उसके पास कोई रिश्ता बचा नहीं है। भाई तो पराये हो जाते हैं शादी के बाद, पता है ना आप लोगों को। और फिर शायद कनाडा में ये पहले कुछ अरसा रही हो माला और उसको वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस हो, वहाँ की कुछ जगहों को जानती हो, तो इसलिए भी जा सकती है। व्हाई सो पावरफुल जिन्नात इन माला नॉवल? जिन्नात पावरफुल इतने ख़ास तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि बेवकूफ़ ज़रूर हैं। हाँ, अगर वो अक्लमंद होते तो वो बता देते एग्ज़ैक्ट हुलिया और अब तक नगीना आंटी पकड़ी गई होती। नेक्स्ट है जी, मैं बस बेसब्र हूँ वीडियो के लिए, जल्दी-जल्दी बनाएँ। अगर ये वीडियो है एनालिसिस की तो बस बन गई और अगर ये वीडियो है नेक्स्ट एपिसोड की तो वो मैं नहीं कुछ कर सकती। माहिर माला को सब बता सकता था, पर क्यों नहीं बताया? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस सीन पे आ जाएँ आप लोग। जब यास्मीन उससे पूछ रही होती है माहिर से कि तुमने उसको क्यों नहीं बताया? उसकी शौहर की असलियत क्यों नहीं बताई? वो ज़ोर देकर पूछ रही थी। क्या बताता? कोई सबूत नहीं था मेरे पास और वो कभी यकीन ना करती। कोई भी माहिर फरीद का यकीन नहीं करता। क्या ये वाहिद वजह है? माहिर ने आँखें बंद कर लीं। वो दोनों चंद लम्हे ऑफ़िस में छाई खामोशी सुनते रहे। मैं गलत था जब मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ वो इसको छोड़ के मेरे पास आ जाए। मैं गलत था यास्मीन, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैंने उसे देखा था डिनर पे, उसकी आँखों अपने शौहर को देख के चमकती थीं। ये सैर नहीं है, कोई सहर ऐसा नहीं कर सकता। वो खुशी की ख्वाहिश थी, वो इसके साथ खुश रहना चाहती थी। मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। मैंने उसे नहीं रोका, जाने दिया। वो उसी रात ज़ियाद के साथ वापस जद्दा चली गई। अच्छा देखें अब माहिर को लगता है कि उसका कोई यकीन नहीं करता और वैसे भी उसके साथ वो उसको कितनी दफ़ा तो बता चुका है कि ज़ियाद सबरीना का मंगेतर नहीं है, ज़ियाद वो नहीं है, ज़ियाद तुम्हें हर्ट करेगा, ज़ियाद झूठ बोल रहा है और ये सारी चीज़ें लेकिन वो उसका यकीन ही नहीं करती तो वो एक दफ़ा क्यों मगज़मारी करता? ख़ैर कर लेता तो अब बच जाती माला, अभी भी बची भी है। अच्छा जी, अगले सवाल पे आ जाएँ। मालिक का माला से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं, मालिक का माला से कोई कनेक्शन नहीं है, वो बस उसको बहुत साल पहले ओशन में मिला था, तो वो द उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था कि ये बड़ी ज़बरदस्त बंदी है, ऐसी मेरी बेटी क्यों नहीं है? तो ऐसा कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है, बस उसको वो अच्छी लगती है अपनी माँ की तरह। मालिक की माँ बहादुर थी, माला भी बहादुर है, और कोई ख़ास नहीं। अच्छा जी, एक और सवाल है, बहुत हैं। पहला कि हिलाल किसका इंतज़ार कर रही है और आगे क्या हो सकती है स्टोरी? एनी थियरी? अच्छा जी, हिलाल जिसका इंतज़ार कर रही है वो उसने माहिर को सरगोशी में बताया था और अनफॉर्च्युनेटली मैं वो सरगोशी नहीं सुन पाई इसलिए मुझे नहीं पता। किसी का भी इंतज़ार कर सकती है। अब वो कौन है? शायद माही का? पता नहीं। अच्छा आगे की स्टोरी क्या हो सकती है? आगे की स्टोरी देखिए मैंने पहले भी जो प्रेडिक्शन की थी वो ये थी कि ज़ियाद और माला की शादी हो जाएगी, ज़ियाद उस पे तशद्दुद करेगा और वो फिर उससे बच निकलेगी और फिर वो सारा मसला हल करेगी और फिर अपनी ज़िंदगी जिएगी। ये मैंने पहले बताई थी और ऐसा ही हुआ था। अब क्या होगा? अब आगे दोनों कनाडा में मिलेंगे, माहिर और माला। वहाँ पर वो बैठ के तफ्तीश करेंगे दोनों मिलके और फिर सारे पॉइंट्स निकालेंगे। माहिर अपनी बहन को ढूँढेगा और माला जो है वो अपना और ज़ियाद का वो जो रिलेशनशिप है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी और शायद दोनों मिलके ही हिलाल को ढूँढेंगे। और फिर आगे क्या हो सकता है? आगे ये होगा कि ज़ियाद उनको तंग करेगा। ज़ियाद ऐसे थोड़ी है कि सऊदीया में बस छुप के गायब हो गया। वो जाएगा वहाँ पर कनाडा में उनके पीछे और उनको तंग करेगा। तंग कैसे करेगा? कुछ ज़्यादा खतरनाक ही काम करेगा। आपको पता है डरता-शिरता तो वो है नहीं। माला की वो ये है कि माला उसके अभी भी निकाह में है, माला की तलाक नहीं हुई है और माहिर का अभी भी केस चल रहा है, केस से वो जान नहीं छुटी उसकी।
तो दोनों फँसे भी हुए हैं और लेकिन ये है कि दोनों मिलके से सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं और आगे करेंगे भी। आखिर में या तो माहिर या ज़ियाद दोनों में से कोई एक मर जाएगा। माला की अगर किस्मत हुई तो माहिर से शादी हो जाएगी या फिर माला शादी हुई या ना हुई, माला बड़ा कोई अपनी दफ्तर-शफ्तर, कंपनियाँ-शंपनियाँ बना लेगी और अपनी मनमौजी ज़िंदगी जैसी वो चाहती थी, वैसी गुज़ारेगी। देखें, क्या प्रेडिक्शन लगाई है मैंने और वो तो आपको पता ही है कि नगीना आंटी मर जाएँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएँ। नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा? जून में। माला के जल्दी आने की कोई चांस बिल्कुल कोई चांस नहीं है। कि ये जल्दी अपलोड क्यों नहीं होता? ये इसलिए जल्दी नहीं होता क्योंकि निम्रा बहुत मसरूफ़ होती हैं। वो सिर्फ़ एक नॉवल नहीं लिख रही हैं, वो कुरान कोर्सेज़ भी चला रही हैं और डेली एक सूरत का कोई ना कोई आयत की वो डिटेल में उसको बताती हैं। कुरान कोर्सेज़ हैं काफ़ी सारी, अगर आपने एनरोल होना है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं या उनके इंस्टाग्राम पे भी जाके आप करवा सकते हैं। इसके अलावा उनका अपना दफ़्तर है, वहाँ पे कोई किताबें वग़ैरह भी पब्लिश करवाती हैं, तो बहुत सारे काम हैं जो साथ-साथ चलते हैं। सिर्फ़ माला नहीं चल रहा ना, तो देर हो जाती है। व्हाट विल बी द एंड? जी, एंड बता दिया मैंने, कोई एक मर जाएगा, फिर माला उससे शादी कर लेगी, माहिर से, सॉरी हाँ, अगर माहिर बच गया तो, या फिर अपनी कोई कंपनी बना लेगी और क्या। नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा? यही है बस सवाल। नेक्स्ट एपिसोड जून में आएगा। क्या मालिक फ़रीद हर चीज़ के पीछे है, माहिर के हर ट्रॉमा और कशमाला की स्टोरी में? नहीं, नहीं, मालिक फ़रीद बहुत नेक बंदा है, वो किसी चीज़ के पीछे नहीं है। वो हाँ, उनके पीछे है, उनको सपोर्ट करने के लिए है बस, और कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, माहिर का ट्रॉमा के पीछे तो ख़ैर वो नहीं है, लेकिन एक गिल्ट है माहिर को, सॉरी मालिक को, कि उसकी वज़ह से माहिर लंदन अब वापस नहीं आ रहा। लंदन था कि इंग्लैंड था? जो भी था, बस उसकी वज़ह से वापस नहीं आ रहा क्योंकि उसने कहा था कि अगर अभी तुम लोगों ने मुझे साइकियाट्रिक वार्ड में भेज दिया ना, तो मैं वापस नहीं आऊँगा। तो बस वो वापस नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अब माला और माहिर और हालात में मिलेंगे? मतलब आपको लगता है अब उनमें न्यू बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। अब ज़बरदस्त बॉन्डिंग होने वाली है। लेकिन एक डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस इसलिए होगा क्योंकि अभी तक माला किसी और के निकाह में है, उसकी तलाक नहीं हुई है और माहिर रखेगा, डिस्टेंस रखेगा और माला भी रखेगी। तो वो बेवफ़ाई नहीं करेगी। बेवफ़ाई क्या, मतलब एक तरह से गुनाह ही होता है ना, अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी और के बारे में सोचें, तो वो उनका सीन नहीं चलेगा, सिर्फ़ वो तफ़्तीश करेंगे, इन्वेस्टिगेशन वग़ैरह, कोई सीन नहीं चलाएँगे। पहले बताएँ न्यू एपिसोड कब आ रही है? न्यू एपिसोड जून में आ रही है। एक और सवाल किसी का भी नहीं था, लेकिन मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि जो माहिर है वो क्यों जा रहा है कनाडा में? माहिर को कैसे पता कि वहाँ पे उसकी कोई लड़की मुंतज़िर है? माहिर को बिल्कुल नहीं पता कि माला वहाँ पर जा रही है। माहिर जा रहा है माही से मिलने क्योंकि उसने अपनी बहन को ढूँढना है। माही से मिलने जा रहा है और माला भी माही से मिलने जा रही है, तो वहाँ पर दोनों की मुलाकात हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया है जी हमारा एनालिसिस ख़त्म। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो शायद मुझसे मिस हो गए हैं या शायद आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो आपने मुझे बता देने हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, है ना जी? दुआओं में याद रखें। लेकिन एक और बात, बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ यार। ये मैंने बहुत सोची हुई थी लेकिन फिर भी माइंड से निकल गई। वो ये है कि एक नॉवल है नमकीन पानियों का सफ़र। यार इतना खूबसूरत नॉवल, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बढ़ा-चढ़ा नहीं रही हूँ। बहुत प्यारा नॉवल है। मैंने उसकी अभी तक सिर्फ़ 5 किस्तें पढ़ी हैं, टोटल 23 किस्तें हैं। इतना प्यारा नॉवल है ना वो। लव स्टोरी है, डिफरेंट कपल्स हैं और बहुत यूनिक कपल्स हैं। सही वाला क्वालिटी नॉवल जो नहीं होता, वो वाला है। तो वो तो आपने हर हाल में सुनना ही सुनना है। अभी मैंने खुद कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आप लोग सुनना स्टार्ट करेंगे तो मैं भी कंप्लीट कर लूँगी। वो आपने ज़रूर सुनना है। इसके अलावा मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे नॉवेल्स हैं, महराम है, अज़्म है, बार बरज़ख है और भी काफ़ी सारे हैं जो कि आप सुनेंगे अगर तो आपका अच्छा वक़्त गुज़र जाएगा। माला के आने तक तो आप सुन ही सकते हैं। दश्त-ए-जुनून बहुत अच्छा नॉवल है, शहरज़ाद बहुत अच्छा नॉवल है। अभी रिसेंटली मैंने पारसा पढ़ा है बुशरा रहमान का। बहुत खूबसूरत नॉवल है। पारसा और नमकीन पानियों का सफ़र, ये तो हाइली रिकमेंडेड है। ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। सुनने हैं, सुने नहीं तो पढ़ लें, लेकिन ये पढ़ें। ओके जी? दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।